हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बेटा स्वागत है आप लोगों का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ऑफिशियली आखिरी क्लास में, है ना। तो हम लोगों ने अपना सफर साथ में शुरू किया था पी ब्लॉक एलिमेंट से। हमने पी ब्लॉक एलिमेंट बहुत डिटेल में पढ़ा, देन हमने डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ा एंड फाइनली वी लैंडेड अप टू सॉल्ट एनालिसिस। और आज बेटा सारी थियरी पढ़ने के बाद, सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करने के बाद हम लोग आ गए हैं सॉल्ट एनालिसिस के आखिरी लेक्चर पे, जहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं आज हम लोग देखने वाले हैं कि जो इतने दिनों से इतनी सारी चीजें हम सुन रहे थे, पढ़ रहे थे, याद करने की कोशिश कर रहे थे, वो हमारे कैसे काम आएगी, कैसे हम उसको प्रैक्टिस कर पाएंगे। वैसे तो बेटा आप लोग डीपीपी से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, आई एम श्योर, बट आज हम लोग देखते हैं कि जेई मेंस और जेई एडवांस ने आखिर इस टॉपिक पे किस तरीके के सवाल पूछे हैं। ठीक है, किस लेवल के सवाल पूछे हैं, कैसी कैसी चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है साहब, तो हम लोग ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, कुछ इजी इजी से क्वेश्चन है, फटाफट से उनको ट्राई करेंगे, देखेंगे सवाल अटेम्प्ट करने में कैसे सोचना पड़ता है, क्या चीजें काम में आती हैं, और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, चलो तो शुरू करें बिना टाइम वेस्ट करे। तो बेटा अगर मैं आपसे बात करूं आज का गोल क्या है, तो आज का गोल तो मुझसे बेटर आपको पता है। और क्या है भाई आज का गोल? आज का गोल तो साफ है, PYQs। क्या करने वाले हैं आज हम? PYQs डिस्कस करने वाले हैं, राइट। चलिए साहब, तो शुरू करते हैं हम लोग बातचीत। अगर हमें बेटा स्टार्ट करना है तो यहां है आपका पहला सवाल। आपको पता है रूल हमेशा सेम रहेगा, मैं हर चैप्टर के PYQ के टाइम बोलता हूं, यहां भी बोल रहा हूं। आई एम एक्सपेक्टिंग आप सब लोग अच्छे से नोट्स रिवाइज करके आए होगे। जैसे ही सवाल देखो, वीडियो को करो पॉज, अटेम्प्ट मारो और फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास पहला क्वेश्चन है, फटाफट से देखिए। The acidic aqueous solution of ferrous iron forms a brown complex in the presence of nitrate ion by the following two steps. Complete and balance the equation. अब यार ये कब की बात है ना, ये बात है जेई 1993 की। उस समय सब्जेक्टिव पेपर हुआ करता था, तो हमें बैलेंस वैलेंस का दिमाग नहीं लगाना, हमें तो ये बात डिस्कस करनी है कि हमें क्या ये समझ में आ रहा है कि रिएक्शन कहाँ से आई है और यहाँ प्रोडक्ट्स क्या क्या बन रहे होंगे, प्रोडक्ट रिएक्टेंट हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या। इतनी सी बात जाननी है मुझे बस आपसे, तो ध्यान से सोचो, अटेम्प्ट करके देखो, फिर हम करते हैं इसके आगे बातचीत जल्दी से। हाँ जी, आई गेस हो गया होगा अटेम्प्ट तो। चलो भाई, तो हमें करना क्या है? सवाल हमें कह रहा है फेरस आयन है, ब्राउन कॉम्प्लेक्स बना रहा है। बेटा दिमाग के अंदर एक चीज चमकी गया, दिमाग के अंदर एक चीज चमकी गया, क्या ये बड़े बड़े अक्षरों में लिख रहा हूं मैं, ये ब्राउन रिंग टेस्ट है ना। क्या होता था ब्राउन रिंग टेस्ट? याद करो बेटा, ब्राउन रिंग टेस्ट मैंने कहा था NO2 माइनस भी देता है, NO3 माइनस भी देता है। क्या देता है? आपके पास एक सैंपल है जिसमें नाइट्रेट आयन है, बाहर से आप क्या करते हो, Fe+2 का सोर्स डालते हो और टेस्ट ट्यूब के कॉर्नर से आप क्या डालते हो, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड डालते हो। जब आप एसिड को डालते हो साथ में, तो क्या होता है बेटा, आपके सरफेस पे ब्राउन कलर की रिंग बनने लग जाती है। और मैंने कहा था कि यदि ये बात मैं आपको समझाऊं, यदि ये बात मैं आपको समझाऊं कि दिखने में कैसा होगा, रिएक्शन कैसा होगा, तो भाई Fe+2 का सैंपल है, मतलब Fe+2 आपने बाहर से डाला है, सैंपल आपके पास नाइट्रेट आयन का है, एसिड आप बाहर से डाल रहे हो, तो आपका Fe+2 Fe+3 में ऑक्सीडाइज हो जाता है और NO3 माइनस जो है वो रिड्यूस किस में हो जाता है भाई, नाइट्रिक ऑक्साइड में, NO। और ये जो NO है, Fe+2 यही चाहता था, वो इस NO को उठाता है और क्या कर लेता है भाई, एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है। क्या बना देता है कॉम्प्लेक्स? याद करो, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, FeH2O5 NO+2। बोलो हाँ या ना। जहां पे NO आपका +1 स्टेट में होता है, Fe आपका +1 स्टेट में होता है। इस पे तो हमने काफी डिटेल में बात करी थी, हमने कोऑर्डिनेशन नंबर, हमने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, हमने IUPAC नेम सब डिस्कस किया था इसके लिए, राइट। तो ये आपका ब्राउन रिंग टेस्ट था। बताओ अब इससे इजी क्या ही होगा, आसान बात थी। चलो, तो ये तो आई एम एक्सपेक्टिंग बच्चे जज कर पाए होंगे। आप ये वाला क्वेश्चन देखिए। अब देखो क्वेश्चन के अंदर आपको दो चीजें दिख रही होंगी, असर्शन और रीजन। तो बेटा असर्शन रीजनिंग के जो सवाल होते हैं, अगर तुमसे मैं इसके ऑप्शंस की बात करूं, तो इसके ऑप्शंस क्या होते हैं देखना जरा। ऑप्शन होता है पहला, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ऑल्सो ट्रू, एंड assertion and reason is best explanation, या फिर हम बेस्ट नहीं बोलते, हम बोल देते हैं करेक्ट एक्सप्लेनेशन, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion।
ठीक है, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अच्छा, बी क्या हो सकता है? बी होता है असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ऑल्सो ट्रू एंड रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। एक ऑप्शन ये होता है। अब यहां ऑप्शन थे नहीं तो मैंने कहा मैं ही तुम्हें बता देता हूं। ठीक है, फिर क्या ऑप्शन हो सकते हैं भाई? दो चीजें और हैं। एक तो ये हो सकता है कि असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है। और डी ऑप्शन क्या हो सकता है? असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ठीक है जी, ये चार ऑप्शन हो गए हमारे पास। अगर ये चार ऑप्शन है तो फटाफट से सोचना क्या होगा यहां पे। आप लोगों ने कॉमन आयन इफेक्ट वाला लेक्चर, हमने जो पहले लेक्चर एक किया था कॉमन आयन इफेक्ट पे, कब पीपीटीज बनते हैं, कब पीपीटी नहीं बनते हैं, क्या उनके रीजंस होते हैं, आई एम एक्सपेक्टिंग आपने वो चीजें ध्यान से समझी होगी, तो आप शायद यहां पे आंसर दे पाओगे। प्लीज वीडियो को पॉज करें और अटेम्प्ट करें। सवाल आपको सिंपल सी बात कह रहा है कि सल्फर को एस्टिमेट किया जा सकता है BaSO4 की तरह पर MgSO4 की तरह नहीं। बेटा क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिएगा। क्वेश्चन आपको यह कहना चाह रहा है कि अगर आपको कहीं से सल्फेट आयन को डिटरमाइन करना है तो बेटा आप उसको BaSO4 के पीपीटी की फॉर्म में डिटरमाइन कर सकते हो, बट MgSO4 के पीपीटी की फॉर्म में डिटरमाइन नहीं कर सकते। यानी कि सवाल की लैंग्वेज क्या है? सवाल की लैंग्वेज ये है कि Ba+2 आयन जो है वो सल्फेट आयन का पीपीटी बनाने के लिए रेडी है, पर Mg+2 आयन जो है वो सल्फेट का पीपीटी नहीं बनाता। ठीक है साहब, तो बेटा ये बात बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि बेटा BaSO4 तो पीपीटी बनाता है बट MgSO4 तो सॉल्युबल होता है। अगर MgSO4 सॉल्युबल होता है तो वो पीपीटी नहीं बनाएगा, तो यानी कि उससे कुछ पता नहीं चलेगा। जो पीपीटी बनाते हैं वहीं से तो हमें कंफर्मेशन मिलता है कि यहां पे इस आयन का प्रेजेंस था। तो BaSO4 के हिसाब से एस्टिमेट हो सकता है, MgSO4 के हिसाब से नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसका रीजन तुम क्या बोलोगे? रीजन ये बोलोगे कि भाई जब BaSO4 के लिए KIP KSP को मैच किया तो KIP की वैल्यू KSP से ज्यादा आ गई थी, तो हमने बोला पीपीटी बहुत अच्छे से बन जाएगा। परंतु जब MgSO4 के लिए वही चीज मैंने करके देखी तो KIP की वैल्यू KSP से कम आ रही थी, क्योंकि KSP उसका ज्यादा था, उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा थी, तो हमने बोला वहां पे पीपीटी नहीं बन रहा है। तो एक्चुअल रीजन फॉर दिस स्टेटमेंट टू होल्ड ट्रू इज एक्चुअली द रीजन ऑफ KIP KSP वाला कंपैरिजन रादर देन टॉकिंग अबाउट दिस थिंग। भाई आयनिक रेडियस से कैसे तुम सॉल्युबिलिटी के बारे में बात कर लोगे? राइट, मतलब आयनिक रेडियस से एस्टिमेशन या पीपीटी बनने के बारे में कैसे बात कर दोगे? यहां क्या कह रहा है? ये कह रहा है Mg2+ की आयनिक रेडियस छोटी है Ba+2 से। भाई ये बात सही है। कैसे ये बात सही है यार? तुम लोग खुद सोच लो। ये सारे के सारे ग्रुप 2 के ही तो है। कौन सा ग्रुप 2? पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 2। आजकल ये ग्रुप 2 में इतने कंफ्यूजन हो जाते हैं, बच्चे कहते हैं सर ध्यान ही नहीं आता, ग्रुप 2 आप एनायन की बात कर रहे हो, ग्रुप 2 आप कैटायन की बात कर रहे हो, और अब आप ग्रुप 2 पीरियोडिक टेबल कह रहे हो। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल आई एम टॉकिंग अबाउट, तो वो क्या होता है? बेरिलियम 2+, Mg2+, Ca2+, Sr2+ और Ba2+। ये होते हैं आपके एल्कली अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल। ये होते हैं ना सारे के सारे आयन। डाउन द ग्रुप जाने पे जो साइज होता है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अगर डाउन द ग्रुप जाने पे साइज बढ़ जाता है तो हम क्या बोलेंगे? Mg2+ का साइज छोटा है किससे? Ba2+ से। मतलब ज्यादा बड़ा साइज किसका होगा? Ba2+ का, छोटा होगा Mg2+ का। भाई ये भी सही है, बात तो सही है, परंतु ये चीज ऊपर वाले पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं करता। तो हम बोलेंगे असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ऑल्सो ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। यानी कि योर करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन बी। बोलो समझ आया? आया कि नहीं आया? आ गया ना? ठीक है साहब। अगर ये बात समझ में आ गई तो मैं यहां पे लिख देता हूं इसका रीजन क्या है। इसका रीजन एक्चुअली ये है कि KIP जो रहा होगा BaSO4 का वो ज्यादा रहा होगा KSP ऑफ BaSO4 से, और इसकी वजह से हमने बोला कि यहाँ PPT बन गया होगा। परंतु हम बोलेंगे जो KIP रहा होगा MgSO4 का वो कम रहा होगा KSP ऑफ MgSO4 से, एंड इस वजह से हम बोलेंगे कि यहाँ PPT नहीं बना होगा। हाँ या ना? ठीक है, ओके जी, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट से वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, फिर हम डिस्कस करते हैं जल्दी से।
सवाल कह रहा है एक गैस है X या एक सैंपल है X जिसको जब H2SO4 से ट्रीट कराते हैं तो Y निकलता है, और Y क्या है? इट्स अ कलरलेस गैस विद एन इरिटेटिंग स्मेल। अब मैंने बोला Y को जब फर्दर K2Cr2O7 से एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करवाते हैं तो एक ग्रीन कलर का सोल्यूशन बनता है। बताइए X क्या है और Y क्या है? तो बता सकते हैं क्या X क्या है और Y क्या है? तो बेटा ये तो बहुत आसान है। कैसे बहुत आसान है? आई गेस आप लोगों ने वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करने की कोशिश करी होगी। हम इसको ऐसे पहचानेंगे ना यार। देखो, आपको पहचानने हैं, पहले तो ऑप्शंस देखो। ऑप्शन से समझ में आ रहा है एनाइंस चेक करने हैं, मतलब हमें एसिडिक रेडिकल चेक करना है। अगर एसिडिक रेडिकल चेक करना है तो अब ध्यान से सवाल पढ़ते हैं कि X पे जब H2SO4 डाला तो एक कलरलेस गैस विद इरिटेटिंग स्मेल आई। बेटा कलरलेस गैस विद इरिटेटिंग स्मेल, कुछ ध्यान आ रहा है? SO2, कुछ ध्यान आ रहा है? SO2 जब H2SO4 उसमें डाला करते थे, डाइल्यूट H2SO4, तो SO2 गैस निकलती थी जिसके लिए क्या होता था? कलरलेस गैस होता था, इरिटेटिंग स्मेल। और SO2 निकलती कब थी? SO2 आपकी निकलती थी जब आपका सल्फाइड आयन लिया जाता था। भाई आप यहाँ पे सल्फाइड नहीं बोल सकते, आप H2S नहीं बोल सकते, क्योंकि उसकी रॉटन फिश लाइक या रॉटन एग लाइक स्मेल है। रॉटन फिश नहीं, रॉटन एग लाइक, और वो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है। जब इसने इरिटेटिंग बोला है तो आप किसकी बात कर रहे हो? ऑब्वियसली SO2 के बारे में बात कर रहे हो, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। HCl क्यों नहीं हो सकता? भाई HCl की तो आपके पास कैसी हो जाएगी? पंजेंट गैस हो जाएगी ना, तो वहां पे इरिटेटिंग की बात तो आपने नहीं करी बहुत ज्यादा, और आपने कलरलेस भी बोल दिया है, तो यहाँ पे इस तरीके से ये नहीं आ सकता। और अगर हम बात करेंगे CO2 की तो ब्रिस्क एफरवेसेंस होता है, तो ये नहीं हो सकता। अब बात आएगी सर पंजेंट गैस है, तो पंजेंट गैस भी तो इरिटेटिंग ही होती है। अगर पंजेंट भी इरिटेटिंग है तो ये क्यों नहीं आ सकता? तो बेटा ध्यान से सुन ले बात। अगर अभी भी कंफ्यूजन होता है कि सर पंजेंट है तो ये क्यों नहीं आ सकता, तो बेटा अगला स्टेप देखो ना। K2Cr2O7 से एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करवाने पे ग्रीन सोल्यूशन बन रहा है। HCl को रिएक्ट करवाने पे ऑलरेडी H2SO4 है, क्या हेल्प करेगा? HCl को रिएक्ट करवाने पे ऑलरेडी H2SO4 है, क्या हेल्प करेगा? नहीं कर पाएगा, तो ये एनीवेज रिजेक्ट होना है। अब जबकि अगर मैं ये मान के चलूं कि Y है मेरा SO2, तो यानी कि X मेरा क्या होगा? सोडा एक्सट्रैक्ट होगा, किसका? सल्फाइड आयन का, Na2SO3। अगर सल्फाइड से SO2 बन रहा है तो बेटा याद करो, ये रिएक्शन मैंने कई बार जिक्र किया है कि SO2 क्या करती है? ऑरेंज कलर के K2Cr2O7 को ग्रीन में कन्वर्ट कर देती है Cr2SO4 होल थ्राइस की फॉर्म में, एंड दैट हैपेंस इन एसिडिक मीडियम। दैट मीन्स आपकी Y है SO2 और X है सल्फाइड आयन। ऑप्शन ए हो जाएगा टिक। जितने बच्चे इस चीज को समझ पाए थे, जितने बच्चे इसका सही आंसर लगा पाए थे, वेरी गुड, ब्रिलियंट। जो नहीं लगा पाए थे वो सोचें और समझें कि कैसे समझा हमने, कैसे हमने ऑप्शंस को रिजेक्ट किया और कैसे हमने सही आंसर तक पहुंचा। ठीक है ना? आगे बढ़े, चलिए साहब आगे बढ़ जाते हैं। अगर आगे बढ़ जाते हैं तो ये है आपका अगला क्वेश्चन। बहुत आसान सवाल है ये तो मैं सॉल्ट एनालिसिस का मानूंगा भी नहीं, बहुत आसान सवाल है। देखो एक बार, इसे तो मैं कहूंगा ही नहीं कि सॉल्ट एनालिसिस का है, वेरी इजी। देखो जरा एक बार ध्यान से, हाँ जी समझ में आया क्या? भाई देखो, अगर CO2 को पानी में डिसॉल्व कर रहे हो, अगर CO2 को पानी में डिसॉल्व कर रहे हो तो तुम्हारा क्या बनना चाहिए? कार्बोनिक एसिड बनना चाहिए ना भाई। और कार्बोनिक एसिड जो होता है आपको पता है ये इक्विलिब्रियम में रहता है, कैसे? H+ और बाइकार्बोनेट आयन में। और ये जो बाइकार्बोनेट आयन है तुम्हारा, ये फर्दर इक्विलिब्रियम में रहेगा H+ और कार्बोनेट आयन में। हाँ या ना? हाँ या ना? तो भाई तुम्हारा कार्बोनिक एसिड एक तो इस तरीके से डिकम्पोज रह सकता है, और अगर एक्वस सॉल्यूशन में पानी में डिसॉल्व कर रहे हो तो भाई ये इस तरीके के आयंस की फॉर्म में भी रह सकता है। तो इनमें से जो एक जगह पे मिल रहे हैं वो ऑप्शन लगा देंगे, और करना ही क्या है? सर आपको कैसे समझ में आया सर कि ये ऐसे टूट रहा है? बेटा जी याद करो आयनिक इक्विलिब्रियम। पॉलीप्रोटिक एसिड जिनमें एक से ज्यादा H+ होता है, जिनमें एक से ज्यादा H+ होता है, वहां पे क्या होता है? पहले पहला H+ निकलता है, उसके बाद में दूसरा H+ निकलता है। तो मैंने क्या बोला, इनमें से जो सैंपल आपको दिख रहा है, क्या वो सारे मेरे ऑप्शन में टिक हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। अगर सारे ऑप्शन में टिक हो जाएंगे तो ध्यान से देखिए, पहला ऑप्शन आपका CO2 है, आपका H2CO3 है, आपका HCO3- है, आपका CO3 है। भाई मैक्सिमम सारे स्पीशीज इस ऑप्शन में कवर्ड हो गए हैं, जो बाकियों में पार्शियल हैं। तो मुझे तो मैक्सिमम ऑप्शन वाला सिलेक्ट करना होगा, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? ए। सो सिंपल। इसमें तो कोई सॉल्ट एनालिसिस का दिमाग भी लगाने की जरूरत नहीं थी, और जेई का सवाल है, फ्री के 4 नंबर भैया। अब क्या चाह रहे हैं? आपका नाम थोड़ी पूछ लेगा वो आपसे, राइट?
सर हर बार एक ही लाइन बोल के पकाया तो मत करो कम से कम। अरे बेटा तो देखो ना सवाल कितना आसान है, राइट? चलो आगे बढ़े। ओके साहब, तो चलें अगले सवाल की तरफ। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगर अगला सवाल हमें ट्राई करना है बेटा, तो अगला सवाल आ गया यहां पे। अगला सवाल कहां आ गया? यहां पे। ध्यान से देखें। सोडियम एक्सट्रैक्ट इज हीटेड विद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 बिफोर टेस्टिंग फॉर हैलोजेंस। Sodium extract is heated with concentrated HNO3 before testing for halogens because सवाल आपको ये कह रहा है कि सोडा एक्सट्रैक्ट जो आप लेते हो और जब हैलोजेंस के लिए टेस्टिंग करते हो उससे पहले उसे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से हीट किया जाता है। ऐसा क्यों? अब सर ये बात तो आपने बताई नहीं। बेटा हो सकता है मैंने बताई ना हो, परंतु मैंने इस चीज का एक हिंट तुम्हें दिया हुआ है। जब मैंने आपको कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ाया था तब मैंने आपको कहा था कि जो ग्रुप 3 के आयन्स हमारे पास में होते हैं उसके अंदर आप पहले H2S गैस को क्या करते हो? बॉयल ऑफ करते हो। जो ग्रुप 3 के आयन्स हमारे पास होते हैं उसमें आप पहले H2S गैस को क्या करते हो? बॉयल ऑफ करते हो। क्यों? क्योंकि अगर उसके ट्रेसेस भी सैंपल में मौजूद हैं तो HNO3 की प्रेजेंस में वो क्या कर लेगी? कोलॉइडल सल्फर बना देगी, और कोलॉइडल सल्फर बनाते ही वो आपकी टेस्टिंग में क्या करेगी? इंटरफेयर करेगी। तो बेटा इसी तरीके से सल्फाइड आयन और इसी तरीके से साइनाइड आयन भी दिक्कत करते हैं। तो आपने क्या बोला कि जब आप सोडियम एक्सट्रैक्ट को कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से हीट कर रहे हो तो भाई सीधी सी बात है ना, आपका जो सोडियम एक्सट्रैक्ट है, जो भी सैंपल है, उसमें रेडिकल्स तो सारे हैं। आप पर्टिकुलर एक सोडियम एक्सट्रैक्ट बना के उसको निकालोगे पीपीटी बना के, है ना? तो भाई वहां पे अगर सल्फाइड या CN- होगा तो वो क्या करेगा? डीकंपोज हो जाएगा। डीकंपोज होके क्या करेगा? कोलॉइडल सल्फर बना लेगा सल्फाइड आयन, और वो क्या करेगा? इंटरफेयर करेगा। और अगर इंटरफेयर करेगा तो फिर दिक्कत कर देगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं? हम इसको हीट करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से बिफोर टेस्टिंग फॉर हैलोजेंस, सो दैट होता क्या है? ये डीकंपोज हो जाए और वहां से निकल जाए। क्लियर है साहब? तो वही वाली बात है, आपको बेसिकली इनको निकालना है अपने सैंपल से, तो ये पहले डीकंपोज हो जाएंगे ताकि आपके टेस्ट में इंटरफेयर ना कर पाए। वो वाली हिसाब किताब था, और आंसर आपने क्या लगा दिया? डी लगा दिया। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। चलो जी, अगर आगे बात करते हैं तो अगले क्वेश्चन की तरफ चले हम, और अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। A metal nitrate reacts with Ki to give a black precipitate। बेटा ध्यान से सोचो, सवाल को सुनो ध्यान से एक बार। एक मेटल नाइट्रेट जो है वो Ki के साथ में रिएक्ट करता है और एक ब्लैक कलर का पीपीटी देता है। अब विच ऑन एडिशन ऑफ एक्सेस ऑफ Ki, जब मैंने उसमें एक्सेस ऑफ Ki डाला तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? एक ऑरेंज कलर के सोल्यूशन में। तो बेटा एक मेटल का नाइट्रेट था जिसको आपने रिएक्ट किया Ki के साथ, पहले तो उसने दिया ब्लैक पीपीटी, जब आपने उसको एक्सेस के साथ में रिएक्ट करवाया तो उसने दिया ऑरेंज कलर का सोल्यूशन। जब एक्सेस ऑफ Ki के साथ रिएक्ट करवाया तो उसने क्या किया? ऑरेंज कलर का सोल्यूशन दिया। तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है इस मेटल नाइट्रेट का कैटायन कौन होगा। आपको बताना है कौन सा कैटायन होगा। मतलब बेटा ये बात समझ में आ रही है क्या कि यहां पे किसकी टेस्टिंग हो रही है? बेसिक रेडिकल की। किसकी टेस्टिंग हो रही है? बेसिक रेडिकल की। अब सोचो Ki के साथ में ब्लैक पीपीटी कौन देता था? तो बेटा जब Ki के साथ में ब्लैक पीपीटी, अगर मैं दिमाग लगाऊं तो मेरे दिमाग में अचानक से चमकना चाहिए। क्या चमकना चाहिए? बिस्मथ। क्या चमकना चाहिए? बिस्मथ। क्यों? याद दिलाता हूं, देखो जब मैंने तुम लोगों को 2A ग्रुप के कंफर्मेटरी टेस्ट पढ़ाए थे तो याद करो बिस्मथ के केस में क्या हुआ था? जो बिस्मथ का नाइट्रेट था वो पहले उसने क्या किया था? बिस्मथ का हाइड्रोक्साइड बनाया था। वो फाइनली जब आपका बिस्मथ का आयोडाइड बनाता है Ki के साथ रिएक्ट करके, वो कैसा होता है? ब्लैक कलर का पीपीटी। और जब उसको एक्सेस ऑफ Ki से रिएक्ट करवाते हैं तो हमारी बात हुई थी, किसी चीज का भी एक्सेस ले लेते हो तो वो कॉम्प्लेक्स बना देता है। और कैसा सोल्यूशन था वो? ऑरेंज कलर का। तो बेटा मैंने आपको जब पढ़ाया था तब भी मैंने कहा था ये जो कलर्स बताए जा रहे हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे डायरेक्ट सवाल आ जाता है। तो आज आपको दिखेगा कि ये जो पूरा चार्ट हमने इतना बड़ा बनाया था ये कैसे यूज हो जाता है। आज आपको दिखेगा कि जो पूरा चार्ट हमने बनाया था ये कैसे यूज हो जाता है। ठीक है साहब? तो इस चीज को बड़े ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। अब ध्यान से सुने आप मेरी बात को। हमने क्या बोला? बिस्मथ +3 जो है उसने क्या किया? Ki के साथ रिएक्ट करके पहले BiI3 बनाया जो ब्लैक कलर का पीपीटी था, जो एक्सेस के साथ जाके ऑरेंज कलर का सोल्यूशन बना गया। यही तो सवाल की लैंग्वेज है। अब सर ये हमें कैसे चमकेगा? बेटा ये तो चमकेगा प्रैक्टिस के साथ, और इसके साथ साथ आपको बाकी भी याद होने चाहिए, तभी आप जज कर पाओगे कि बाकी में से कौन काम आ रहा है। तो सबसे पहला तरीका क्वेश्चन सोचने का क्या होता है? ऑप्शंस में से ग्रुप समझो, कौन से ग्रुप के हैं। ठीक है, अब जैसे ये देखोगे, कद्दू को भिंडी से क्यों प्यार हो गया और सब सन्नाटा ही सन्नाटा, ये सब ग्रुप 2 के हैं। और ऑप्शन देख के पता चल रहा है सारे के सारे कैसे हैं? ग्रुप 2 के। अब ग्रुप 2 आते ही दिमाग में चमकना चाहिए, अच्छा ब्लैक पीपीटी, ब्लैक पीपीटी, ब्लैक पीपीटी, Ki डालने पे ब्लैक पीपीटी, इसका आता है। ठीक है,
पक्की बात, ध्यान रहेगा। ओके जी, तो यहां रिएक्शन क्या होगी, पहले आपका BiI3 बनता है और उसके बाद में और Ki डालने पे आपका K प्लस BiI4 माइनस बनता है। ये आपका होता है ब्लैक PPT और ये आपका कैसा होता है, ऑरेंज सॉल्यूशन। ठीक है जी, चलो आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर बेटा इतनी बात तुम्हें क्लियर है, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया, तो अगला क्वेश्चन ट्राई करोगे क्या, अगला क्वेश्चन ट्राई कर लें क्या? बेटा देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा, ध्यान से देखिएगा। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो जल्दी से। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो जल्दी से। चलिए, हाँ जी। In blue solution of copper sulfate, excess of KCN is added. Then solution become colorless due to the formation of what? कैसे सोचेंगे इस सवाल को, कैसे सोचेंगे इस सवाल को? तो बेटा मैं याद दिलाता हूं, आपको ध्यान है कॉपर है, ये कॉपर +2 ग्रुप 2A का है कैटायन में। जब मैंने ग्रुप 2A के कंफर्मेटरी टेस्ट तुम्हें बहुत सारे बताए थे, तो मैंने सारी बातें सॉल्युबल इनसॉल्युबल सबका हिसाब करने के बाद लास्ट में मैंने कहा था कि भाई ये कॉपर और जो कैडमियम की रिएक्शंस हो रही है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और यही सबसे ज्यादा काम आएंगी तुम्हारे। तो मैंने वो H2S का टेस्ट करवाया था जिसमें एक पास हो गया था, एक नहीं हुआ था। मैंने KCN का टेस्ट करवाया था, मैंने वो चॉकलेट ब्राउन PPT बनाया था, मैंने आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाया था और मैंने एक्चुअली क्या लिया था, बेसिक कॉपर सल्फेट लिया था शुरुआत में, है ना। तो बेटा बस वही तो रिएक्शन है कि बेसिक कॉपर सल्फेट है, एक्सेस ऑफ KCN से रिएक्ट कर गया, क्या बनाएगा, जो कलरलेस हो गया। तो बेटा जी वहां क्या बनता था, K3CuCN4 क्या बनता था एंड में, K3CuCN4। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये रहा कि जो कॉपर सल्फेट का Cu+2 था वो कहां चला जाएगा, CuCN4 3- पे। K3CuCN4 का मतलब क्या है, K3 हट जाएगा तो 3- चार्ज वहां आ जाएगा ना। सर याद नहीं आ रहा, तो बेटा याद करा देते हैं, देखो ध्यान से, वापस से देखो। यहां पे क्या होता था, हमने कहा था ये तुम्हारा बेसिक कॉपर सल्फेट बना जो ब्लू कलर का था, तुमने एक्सेस NH4SO4 डाला, डीप ब्लू हो गया। जब KCN डाला तो तुम्हारा बनता था ये आयन, क्या बनता था, CuCN4 3-। और इसको याद करने के लिए मैंने खास वजह बताई थी कि यहां पे क्या निकलती है, साइनोजन गैस निकलती है, जबकि कैडमियम वाले केस में साइनोजन नहीं निकलती, राइट। ध्यान रहेगा, तो ये था CuCN4 3-। मैं कहता था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तब तुम लोग मेरी बात सुनते नहीं थे। अब देख लो क्वेश्चन ही आ गया, और वो भी किस में आ गया, JEE एडवांस में आ गया यार, 2006 में। तो इस तरीके से चीजें इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने कहा था फ्लो चार्ट काम करता है, सारी चीजें एक जगह है ना। जितना ज्यादा पढ़ोगे, जितना ज्यादा याद करोगे, जितना ज्यादा उस चीज को समझ के देखोगे ना, जितना नजरों से निकालोगे, उतनी चीजें चमकेंगी। ठीक है साहब, आगे बढ़े, चलो आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलना है तो देख लो, क्वेश्चन है, ये तो सबका बनना चाहिए यार, ये तो सबका बनना चाहिए। वीडियो को पॉज करो, सवाल को अटेम्प्ट करो जल्दी से, ये तो अपने से होना चाहिए। हाँ जी, MgSO4 NH4OH के साथ रिएक्ट करता है, प्लस Na2HPO4 जाता है, तो एक व्हाइट क्रिस्टलाइन PPT बनता है। व्हाइट क्रिस्टलाइन PPT जब वो NH4OH और Na2HPO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो आप बताओ जो क्रिस्टलाइन PPT बना होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो बेटा सीधी सी बात है कि Mg+2 की बात हो रही है क्या, किसकी बात हो रही है, Mg+2। Mg+2 कौन से ग्रुप का है, ग्रुप 6। और ग्रुप 6 के लिए एक ही तो टेस्ट पढ़ा था जहां पे ये रिएजेंट यूज होता था। ग्रुप 6 के लिए आपको एक ही तो टेस्ट पढ़ाया था जहां पे ये रिएजेंट यूज होता था। क्या बन जाता था, MgNH4PO4। क्या बन जाता था, MgNH4PO4। और बेटा मैंने आपको कहा था यही प्रिलिमिनरी है और यही इसका क्या है, कंफर्मेटरी टेस्ट है। हो गई बात, यही तो क्वेश्चन है बस। तो फिर सवाल ने क्या बोला, जब NH4OH Na2HPO4 के साथ रिएक्ट करवाया, अब आप कहोगे सर वहां तो NH4Cl लिखा था, तो बेटा वो तो मीडियम है, सोडियम मेटाफॉस्फेट एक्चुअली इज द मेन थिंग। तो हमने बोला कि Na2HPO4 मतलब NH4+ और Na2HPO4 की प्रेजेंस में जब रिएक्शन करवाई तो एक व्हाइट PPT बना, वो व्हाइट PPT किसका होगा, MgNH4PO4 का होगा। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C, MgNH4PO4। बोलो सही बात है क्या, आगे बढ़ूं, चलो जी, ये क्वेश्चन भी तुमने निकाल दिया, ये तो इजी भी था। खैर अब इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगर इस क्वेश्चन पे बात करें तो ये तुम्हें सोचना होगा,
ये तुम्हें सोचना होगा, लगाओ समय लगाओ, देखो इसको आराम से, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। A solution of a metal ion when treated with Ki gives a red precipitate। एक मेटल आयन का सोल्यूशन है जिसे जब Ki के साथ में ट्रीट करवाया तो एक रेड कलर का पीपीटी आ गया। रेड कलर का पीपीटी आ गया, अच्छा यहां तक बात समझ में आ गई। अब जब इसको एक्सेस Ki में डाला तो एक कलरलेस सोल्यूशन आ गया, पर यहां से मुझे ये हिंट भी मिल गया कि एक्सेस Ki में डाल गया मतलब आगे कोई कॉम्प्लेक्स है जो कलरलेस होगा, तो वो कलर मुझे याद करना पड़ेगा। मोर ओवर जो सोल्यूशन था मेटल का आयन का, उसको जब मैंने ट्रीट करवाया कोबाल्ट थायोसाइनेट से, जब वो जो मेटल आयन का सोल्यूशन मैंने लिया था उसे कोबाल्ट थायोसाइनेट से ट्रीट करवाया तो बेटा वहां से मुझे मिला डीप ब्लू क्रिस्टलाइन पीपीटी। क्या मिला मुझे? डीप ब्लू क्रिस्टलाइन पीपीटी। तो बताओ मेटल आयन कौन सा है? तो बेटा आपको ऐसा मेटल आयन सोचना होगा, ऐसा मेटल आयन सोचना होगा जहां आप बोलोगे कि पहले उसने Ki के साथ में कैसे रिएक्शन किया होगा, फिर उसने एक्सेस Ki के साथ कैसे रिएक्शन किया होगा, और फिर उसने कोबाल्ट थायोसाइनेट से कैसे रिएक्शन किया होगा। ठीक है जी। तो अब भाई कोबाल्ट थायोसाइनेट से रिएक्ट करवा रहे हैं तो कोबाल्ट आयन ही दोबारा, ये तो अजीब सी बात हो गई, तो इसको तो छोड़ो। कॉपर +2 Pb+2 Hg+2 सबके सब है ग्रुप 2 के, सबके सब है ग्रुप 2 के, तो यहां से हिंट लग रहा है कि ग्रुप 2 से बात करनी पड़ेगी। अब बेटा ग्रुप 2 अगर जिस तरीके से हमने पढ़ा है और अगर तुमने याद सही से की है चीजें, समझी है चीजें, तो बेटा कोबाल्ट थायोसाइनेट एक ही के केस में तो यूज होता था। कोबाल्ट थायोसाइनेट एक ही तो केस में यूज होता था। कैसे यूज होता था भाई? देखो ग्रुप 2 में तुम्हारे ये सारे थे, इसमें मैंने कहा था पहले इनसॉल्युबल का हिसाब किताब कर लेते हैं, तो HgCl2 बना दिया था। मैंने कहा था Ki से रिएक्ट करवा दो, HgI2 रेड कलर का पीपीटी बन जाएगा, फिर इसको एक्सेस से करा दोगे तो कलरलेस तुम्हारा सोल्यूशन बन जाएगा K2HgI4 का। और फिर मैंने कहा था कि ये नेस्लर्स रिएजेंट वाली बात है, और फिर मैंने कहा था इसकी एक रिएक्शन ये होती है कोबाल्ट नाइट्रेट और अमोनियम थायोसाइनेट, इसको रिएक्ट कराओगे तो कोबाल्ट थायोसाइनेट बन जाएगा, डीप ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बन गया, डीप ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स। समझ में आया? याद आया? तो बेटा कोबाल्ट थायोसाइनेट और ऑप्शन देख के आइडिया लग गया, ग्रुप 2 में दिमाग लगाना है, और ग्रुप 2 में एक ही चीज को हमने इसके साथ में ट्रीट करवाया है, तो हमारी बात बन गई थी। अगर हमारी बात बननी थी तो फिर बेटा आंसर क्या टिक हो जाएगा? Hg+2। तो बेटा ध्यान से देखिए, जो भी हमने पढ़ा है उसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्ट एनालिसिस में नंबर कबाड़ने का यही तरीका है। क्लियर है ना? समझ में आ रही है बात? पक्का कर लोगे भाई? फोड़ दोगे कि फूट जाओगे? यार आज फूटने का मत बोलना यार, फोड़ना ही है अपने को, बहुत मेहनत से चैप्टर पढ़ा है भाई। हम प्रूफ, मैं नोट्स के सैंपल लाया इसीलिए हूं, वो बीच बीच में जो मैंने नोट्स में पढ़ाई थी वो बातें मैं यहाँ पे लाया इसीलिए हूं, ताकि तुम्हें ये कॉन्फिडेंस आए कि सारी चीजें तुम्हारे पास हैं। अगर आज सवाल नहीं भी बन रहे हैं तो ये पता हो कि एटलीस्ट जितने रिसोर्सेज मेरे पास है ना वो सफिशिएंट है एग्जाम फोड़ने के लिए। भाई जेई के क्वेश्चन अगर तुमसे बन रहे हैं तो और करना क्या है? पीएचडी थोड़ी करनी है, जेई तो पास करना है, उतने सवाल बन रहे हैं। आ रही है बात समझ में? अच्छे से करके आएंगे पेपर, है ना? चलो भैया ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर आगे बात करते हैं तो आगे सुनिएगा मेरी बात, अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। अगला क्वेश्चन देखो यार, ये तो बहुत ही आसान सवाल है, मतलब जिस लेवल के क्वेश्चन अभी तक हमने डिस्कस किए हैं उसके कंपैरिजन में ये सवाल तो बहुत ही इजी है। देखना जरा, passing H2S gas into a mixture of Mn2 plus Ni2 plus Cu2 plus and Hg2 plus in an acidified aqueous solution precipitates what? सवाल कह रहा है आपने एसिडिफाइड एक्वस सोल्यूशन ले लिया, H2S गैस को उससे पास कर दिया, और आपके पास में ये आयंस बताए गए हैं। आपको ये कहना है कि इस सैंपल में, इस पासिंग वाली चीज में, इनमें से कौन पीपीटी बनाएगा और कौन पीपीटी नहीं बनाएगा, कौन पीपीटी बनाएगा और कौन पीपीटी नहीं बनाएगा। सोचो सोचो सोचो, इजी क्वेश्चन है यार, ये तो अपने से बनना चाहिए, जल्दी सोचिए। H2S गैस को पास करवाया है इन 4 आयंस के थ्रू, है ना, इनका मिक्सचर है मेरे पास ऑब्वियसली, और मैंने एसिडिफाइड मीडियम रखा हुआ है सोल्यूशन का, तो बताना है आपको कौन प्रेसिपिटेट बनाएगा और कौन प्रेसिपिटेट नहीं बनाएगा। तो बेटा जी आई होप आप लोगों ने वीडियो पॉज करके ट्राई करके देखा होगा ये क्वेश्चन करने का, नहीं करा तो मैं समझा देता हूं, और जिन्होंने कर लिया वो चेक करना कि आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बेटा मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला एसिडिफाइड एक्वस सोल्यूशन है और H2S गैस पास हो रही है, मतलब याद करो जब हम प्रिलिमिनरी टेस्ट सीख रहे थे तो हम इस तरीके के रिएजेंट की यहां बात कर रहे हैं क्या? क्या हम इस तरीके के रिएजेंट की बात कर रहे हैं? एसिडिफाइड एक्वस सॉल्यूशन और H2S गैस आप पास करवा रहे हो उससे। बेटा जब इससे पास करवाते हैं तो पीपीटी कौन बनाता है? इससे पीपीटी बनाते हैं ग्रुप 2 वाले, हाँ या ना?
पीपीटी कौन बनाते हैं? ग्रुप 2 वाले। अगर ग्रुप 2 वाले पीपीटी बनाते हैं तो ग्रुप 2 में कौन आते हैं? कद्दू को भिंडी से कैसे प्यार हो गया और सब सन्नाटा ही सन्नाटा। यही तो थे भाई ग्रुप 2 वाले। अगर यही थे ग्रुप 2 वाले तो बताओ जो इनके सल्फाइड होंगे क्या वही प्रेसिपिटेट होंगे? सर सल्फाइड्स तो जिंक, मैंगनीज, कोबाल्ट और निकल भी बनाते हैं। बेटा बिल्कुल बनाते हैं, परंतु वो एसिडिफाइड मीडियम में नहीं बनाते हैं, वो अमोनियाकल मीडियम में बनाते हैं या एल्कलाइन मीडियम में बनाते हैं। ये बात मैंने कई बार करी है तुम लोगों से। तो जिंक, MnCO काम नहीं आएंगे यहाँ पे, वो यहाँ पीपीटी नहीं बनाएंगे। और ये बात मैंने कल प्रूफ भी करी थी तुमसे, पिछले सेशन में प्रूफ भी करवाई थी, कैसे कॉमन आयन इफेक्ट वाली बात समझा के, राइट। तो बेटा यहाँ पे आंसर क्या होगा? जो इनके दोनों आयन्स होंगे वो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। तो हमारे पास देखो MnS और निकल सल्फाइड नहीं, ग्रुप 4 है ये। तो MnS और COS एक ग्रुप 2 एक ग्रुप 4 है, ये भी बात नहीं बनाएगा। निकल और मरकरी एक ग्रुप 2 एक ग्रुप 4 है, ये भी बात नहीं बनाएगा। पर कॉपर और मरकरी बेटा ये दोनों ग्रुप 2 हैं, ये प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, ये प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, हाँ या ना? हो जाएंगे ना? ठीक है साहब। अगर ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया, ये पीपीटी भी समझ में आ गया है, तो ये क्वेश्चन देखना जरा, ये क्वेश्चन देखो तो, वीडियो को पॉज करो, अटेम्प्ट करो। Upon treatment with ammoniacal H2S, the metal ion that precipitate as sulfide is। जब आप अमोनियाकल H2S से ट्रीटमेंट कराते हैं तो इनमें से कौन सा मेटल आयन सल्फाइड की फॉर्म में प्रेसिपिटेट होता है? बेटा अमोनियाकल H2S पास करवा रहा हूं, मतलब आपने बेसिक मीडियम में H2S पास करवाया, वो NH4OH वाला मीडियम है यहाँ पे, और आपसे कह रहा है कौन प्रेसिपिटेट होगा। तो ये तो भैया बैक टू बैक सवाल हो गए, बैक टू बैक। देखो पीछे वाला सवाल था वो JEE 2011 में आया था, और 2013 में एडवांस ने क्या कर दिया? एडवांस ने बोला भाई उस टाइम एसिडिक पूछा था, अब बेसिक वाला पूछ लेते हैं। तो भाई सिंपल सी बात है, अमोनियाकल H2S में सल्फाइड की फॉर्म में प्रेसिपिटेट कौन बनाते हैं? ग्रुप 4 वाले। अमोनियाकल H2S में सल्फाइड वाला पीपीटी कौन बनाते हैं? ग्रुप 4 वाले बनाते हैं। कौन होते हैं ग्रुप 4 वाले? भाई जिंक, मैंगनीज, कोबाल्ट और निकल। इनके कलर भी याद करे थे हम लोगों ने, है ना? ठीक है साहब। तो अगर यही बनाते हैं तो देखना इनमें से कोई ऑप्शन में है क्या? ये तो है नहीं। ये कौन सा है? ग्रुप 6। ये कौन सा है? ग्रुप 3। तो ये भी नहीं है। ये कौन सा है? ग्रुप 3। तो ये भी नहीं है, क्योंकि ये तो हाइड्रोक्साइड बनाता है। परंतु ये क्या है? सल्फाइड। ये बनाएगा ZnS। सही बात है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। बेटा क्या ये मुझे ही समझ में आ रहे हैं या तुम्हें भी समझ में आ रहे हैं? बेटा ये समझ आने चाहिए, इन सवालों को ऐसे ही करना होता है। जो बच्चे कर पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन। जो नहीं कर पा रहे हैं वो बिल्कुल टेंशन ना लें, क्योंकि पहली बार में कई बार सवाल नहीं बनते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सुनो मुझे ध्यान से, मैं कैसे बता रहा हूं सॉल्यूशन, फिर अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। डीपीपी वगैरह प्रैक्टिस करना अगर नहीं कर रहे हो तो क्वेश्चन बनेगा तुमसे, कैसे नहीं बनेगा, है ना? ठीक है। अरे भैया सवाल तो होता ही बनने के लिए है, कैसे नहीं बनेगा? टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी परेशान मत होना कि सर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा। ये होता है बहुत सारे बच्चों के साथ, जो बच्चे पहली पहली बार ऐसे सवाल देखते हैं उनका कॉन्फिडेंस भी टूटने लग जाता है कि सर आप तो ऐसे बता रहे हो, हमें तो चमक ही नहीं रहा। तो बेटा ये प्रैक्टिस के साथ चमकेगा, मतलब अपने रिविजन अच्छे से नहीं करा हुआ है। रिविजन बढ़िया से करेंगे। सवाल को देखो मैं करने का तरीका कैसे बता रहा हूं, कि क्या रिएजेंट कहां यूज होता है, कैसे यूज होता है, क्या यूज करना होता है, दैट वे। ठीक है, आगे बात करें। चलो आगे चलते हैं। फिर अगर आगे चलना है तो बेटा आगे आपके लिए ना एक पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को जरा ध्यान से एक बार पढ़ लो। मैं फ्रेम से बाहर होता हूं, इस पैराग्राफ को एक बार ध्यान से पढ़ लो फिर मैं पढ़ के इसको इंटरप्रेट करवाता हूं। हाँ जी। An aqueous solution of a mixture of two inorganic salts। आपको कहा जा रहा है 2 inorganic salts हैं आपके पास, जिनका मिक्सचर है आपके पास में, an aqueous solution of, ठीक है। This when treated with dilute HCl gave a precipitate P। जब आपके पास में इस चीज को आपने डाइल्यूट HCl से ट्रीट करवाया, जब आपने डाइल्यूट HCl से ट्रीट करवाया तो आपको प्रेसिपिटेट मिला P। देखना ध्यान से, तुमने क्या किया, एक एक्वस सॉल्यूशन लिया 2 इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स का, जब उसको डाइल्यूट HCl से ट्रीट करवाया तो तुम्हें प्रेसिपिटेट मिला P और फिल्ट्रेट मिला Q। बेटा यहां तक कोई हिंट मिला क्या?
कोई हिंट मिला क्या? आपको कह रहा है एक्वा सोल्यूशन है, दो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं, जब तुमने डाइल्यूट HCl से पास करवाया तो तुम्हें प्रेसिपिटेट मिला P का और फिल्ट्रेट मिला Q का। अच्छा जी, अगर डाइल्यूट HCl से पास करवाने पे प्रेसिपिटेट मिलता है P का, तो मुझे याद आया कि जब मैंने ओरिजिनल सोल्यूशन में मैं डाइल्यूट HCl पास करवाता था तो मुझे ये समझ में आया था कि कुछ चीजें PPT बना लेती थी और कुछ चीजें सॉल्युबल होती थी। तो जो पीपीटी बना लेते थे वो कौन से थे? वो थे आपके Ag+, है ना, वो था आपका कौन? Ag+ था, Pb+2 था, और पैलेडियम क्यों लिख रहा हूं मैं? Ag+ था, Pb+2 था और Hg2+2 था। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। ऐसा था बेटा, Pb+2 था, ठीक है, Ag+ था, Hg2+2 था। मतलब इनमें से कोई आपका क्या बनेगा? P बनेगा। बचा हुआ क्या है फिल्ट्रेट क्यों, वो हमें नहीं पता, वो किसी और ग्रुप का होगा। ठीक है जी, P इनमें से कोई है, पर अभी भी आपको ये नहीं समझ आया कि P एग्जैक्ट कौन हो सकता है। तो हमने बोला जो प्रेसिपिटेट था P, इट वाज फाउंड टू डिसॉल्व इन हॉट वाटर। बेटा यहां से क्या बात समझ में आ गई? क्या P कौन है? अगर मैं तुम्हें कंफर्मेटरी टेस्ट याद दिलाऊं ग्रुप 1 के, तो मैं कहता था ये जो बने हैं तुम्हारे AgCl, जो तुम्हारा बना है PbCl2, जो तुम्हारा बना है Hg2Cl2, मैंने बोला था ये जो तीन तुम्हारे क्लोराइड्स बने हैं, इनको जब तुम पास करवाते हो हॉट वाटर से, इनको जब मैं पास करवाता हूं हॉट वाटर से, तो मुझे ये समझ में आया था कि भाई PbCl2 तो क्या होता है? सॉल्युबल होता है, पर ये जो AgCl है और जो आपका Hg2Cl2 है ये सॉल्युबल नहीं होते। फिर हम एक्सेस अमोनिया पास करवाते थे, याद करो, AgCl से बनता था टॉलरेंस रिएजेंट और Hg2Cl2 से बनता था HgNH2Cl, जिसके हम वो अलग अलग रिएक्शन पढ़ते थे, राइट। पर PbCl2 सॉल्युबल होता था, फिर इसके हम वो Ki, K2CrO4 और अलग अलग रिएक्शन पढ़ाते थे। तो बेटा जी अगर PbCl2 सॉल्युबल है तो ये कह रहा है इसमें डिसॉल्व हो रहा है हॉट वाटर में, तो P क्या है? Pb+2। आपको P तो पढ़ते पढ़ते ही समझ में आ गया, कौन है? Pb+2। ऐसे चीजें याद होनी चाहिए, जितना ज्यादा तुम पढ़ोगे जैसे चीजें स्ट्राइक करेंगे। बेटा स्ट्राइक करने का ही खेल है, अगर चीज स्ट्राइक कर गई तो सवाल बन जाएगा, नहीं करी तो घंटों बैठे रहेंगे। अब सपना तो आएगा नहीं, या तुम्हारे पास सैंपल तो बहुत सारे होंगे नहीं कि गर्म पानी में डाल लो और देख लो, राइट, ठीक है ना। चलो तो P बन गया Pb+2। आगे बात करते हैं। अब आपको बोला गया कि ये जो फिल्ट्रेट बचा था Q, जो नहीं वहां पे पीपीटी बना था, वो अनचेंज ही रहा, क्योंकि ऑब्वियसली वो इस ग्रुप का है ही नहीं, तो इस ग्रुप से अफेक्ट होगा नहीं। अब हमने कहा व्हेन ट्रीटेड विद H2S इन अ डाइल्यूट मिनरल एसिड मीडियम इट गेव, इसने बोला कि ये जो आपका जो Q फिल्ट्रेट बना था वो अनचेंज रहा जब आपने उसको H2S डाइल्यूट मिनरल एसिड मीडियम से पास करवाया। मतलब जब आपने यहां से H2S डाल के भी उसको चेक किया तो यहां पे भी Q आइडेंटिफाई नहीं हो पाया, मतलब ग्रुप 2 का भी Q नहीं है, ग्रुप 1 का भी नहीं है, ग्रुप 2 का भी नहीं है। ग्रुप 1 में होता तो यहाँ पीपीटी बना लेता, नहीं बनाया, H2S डाल दिया एसिडिक मीडियम में, डाइल्यूट HCl प्लस H2S, ग्रुप 2 का टेस्ट होता है, वो भी उसने नहीं दिया। अब क्या बचा? ग्रुप 3। ग्रुप 3 पे क्या डालते थे? HNO3 डालो, ठंडा करो, NH4Cl डालो, NH4OH डालो, और H2S के ट्रेसेस पहले से इसमें पड़े हैं, तो अमोनियाकल H2S का मीडियम वहां बन गया है। पर बात है वहां सल्फाइड प्रेसिपिटेट नहीं होते हैं, क्योंकि H2S ज्यादा नहीं होता, H2S ज्यादा आता है उसके आगे, वो ZnMnCO पे, पर अमोनियाकल मीडियम तो यहाँ बन गया H2S वाला। तो हमने कहा एसिडिक मीडियम में तो उसने कोई रिएक्शन दिया नहीं, मतलब ग्रुप 2 का तो वो है ही नहीं। इतनी बात तो समझ में आई मुझे, आगे पढ़ता हूं क्या समझ में आता है। However, it gave a precipitate R with H2S in an ammoniacal medium। बेटा वो कह रहा है H2S के साथ उसने अमोनियाकल मीडियम में प्रेसिपिटेट दे दिया। अब यहां से दिमाग ये चलता है कि ये जो R बना, ये जो R बना, इसमें जो आयन होगा वो या तो बिलोंग करेगा ग्रुप 3 को या बिलोंग करेगा ग्रुप 4 को, क्योंकि अमोनियाकल H2S का मीडियम बन यहां से गया, यहां प्रॉपर सल्फाइड्स बनेंगे और यहां क्या बनते हैं? हाइड्रोक्साइड, बट अमोनियाकल H2S का मीडियम तो बन गया है ना। जैसे पिछला क्वेश्चन अगर तुम देखो, पिछला क्वेश्चन, तो वहां मैंने अमोनियाकल H2S बोला, बट मैंने आपसे स्पेसिफिकली पूछा कि कौन सल्फाइड बना रहा है। अगर मैं कहता पीपीटी कौन बनाएगा, तो पीपीटी तो तुम्हें ग्रुप 3 वाले भी टिक करने पड़ते, पर हाँ वो हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं, पर इस मीडियम में पीपीटी तो बना रहे हैं। अगर आप प्रॉपर सल्फाइड ही पूछोगे तो ग्रुप 4 आंसर करोगे। तो वही वाली बात यहां है कि भाई अब हम कंफ्यूज हैं इस समय पे, हमें नहीं पता वो ग्रुप 3 का है या ग्रुप 4 का है। आगे पढ़ते हैं, शायद कुछ समझ में आएगा। आगे क्या बोल रहा है वो? आगे बोल रहा है जो प्रेसिपिटेट है R, जो प्रेसिपिटेट है R, वो कलर्ड सोल्यूशन दे रहा है S व्हेन ट्रीटेड विद H2O2 इन एन एक्वस NaOH मीडियम। जो प्रेसिपिटेट है R, वो कलर्ड सोल्यूशन दे रहा है जब उसको NaOH H2O2 मीडियम में पास करा है। बेटा यहां से हिंट मिल गया मुझे,
यहां से हिंट मिल गया क्या? सोचो यहां से हिंट मिल पाया कि नहीं मिल पाया? बेटा यहां से हिंट मिल गया, बल्ले बल्ले हो गई मेरी। कैसे बल्ले बल्ले हो गई? सोचो, ये Cr+3 जो तुम्हारा हुआ करता था, जब उसको मैं NaOH और H2O2 वाले मीडियम में पास करवाता था, या मैंने बोला था Na2O2 से पास करवा दो, या मैं कहता था ब्रोमीन वाटर से पास करवा दो, तो ये तुम्हारा क्या बनाता था? क्रोमेट आयन ही तो बनाता था। Cr+3 तुम्हारा क्या बनाता था? क्रोमेट आयन बनाता था। और सोडियम क्रोमेट जब बनता था तो उसका कलर कैसा होता था? येलो। कलर्ड सोल्यूशन बन तो गया। यानी कि ये बात कहां की है? ग्रुप 3 की। ग्रुप 4 के लिए ऐसी कोई रिएक्शन हम पढ़ते ही नहीं है ना? यानी कि आंसर क्या आ गया? ग्रुप 3 से आएगा। अब आप सोचो ध्यान से, क्वेश्चन क्या होगा? इतनी बात समझ में आई? ये राम कहानी कैसे बनी? मुझे ग्रुप 3 या 4 में से क्या सिलेक्ट करना है, वो यहां से समझ में आया है ना? ठीक है, और वो भी क्रोमियम है, ये समझ में आया है। Fe+3 Al+3 नहीं हो सकते, क्रोमियम, क्योंकि वो येलो कलर का सोल्यूशन देता है, और ये रिएजेंट हम क्रोमियम के साथ यूज करते हैं। अगर यूज करते हैं तो क्वेश्चन देख लो भाई। क्वेश्चन कह रहा है प्रेसिपिटेट P किसका है? भाई ये तो समझ ही आया हुआ है, Pb+2 का है, 2013 में आया था, बताओ सवाल। प्रेसिपिटेट P किसका है? Pb+2 का है ना? ठीक है जी, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल कह रहा है द कलर्ड सोल्यूशन S कंटेन्स व्हाट? फेरिक सल्फेट, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, Na2SO4। ऑब्वियसली Na2CrO4, Na2SO4 नहीं, Na2CrO4। अभी अभी समझा हमने क्रोमियम+3 वाली बात। क्लियर है? इजी था सवाल, हो गया। रिएजेंट चमका मुझे, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया मैं। सर आप तो सर हो, आपको तो चमकेगा ही ना, आप तो पहले से रट के आए हो शायद। बेटा ऐसी बात नहीं है, मैं भी स्टूडेंट था तुम्हारे टाइम पे। ऐसे ही क्वेश्चन को सोचते हैं और जब भी करते हैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट। ठीक है, जितना ज्यादा तुम गो थ्रू करोगे नोट्स, तुम्हारे लिए भी उतना ही स्ट्रांग होता जाएगा ये टॉपिक। बोलो हाँ या ना? सही बात है? आगे बढ़े? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अगर आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि ये वाला देख लो जरा। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है ये वाला देख लो जरा। ठीक है, कुछ अच्छे सवाल अभी हैं हमारे पास। अभी इस सवाल को देखिए आप। द पेयर ऑफ आयंस वेयर बोथ द आयन, देखो इसने बोथ को हाईलाइट कर रखा है, शायद कुछ खास बात हो। 2015 का सवाल है, जेई एडवांस। द पेयर ऑफ आयंस वेयर बोथ द आयंस आर प्रेसिपिटेटेड अपॉन पासिंग H2S गैस इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl। बेटा एक बात सोचो, ये HCl H2S डालना या बेसिक मीडियम में H2S डालना, ये कितना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा तुम्हें? कितने सवाल आए हुए हैं इस पे, ध्यान रखना इस बात का। मतलब ग्रुप 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रुप 4 बहुत इंपॉर्टेंट है ना? देखो ध्यान से, सवाल कह रहा है इनमें से कौन से आयन ऐसे हैं जो एक साथ पास हो जाएंगे जब आपने डाइल्यूट HCl और H2S पास करवाया। अब बेटा ये सवाल तो मुझे लगता है अब तुम लोग कर लोगे, अब तो निकाल दोगे। पॉज करके ट्राई करना, ये लिखने से ही हिंट मिल जाता है। पॉज करके ट्राई करना, करो करो करो। क्या समझ में आया? क्या समझे? बेटा यहां पे ये समझे कि डाइल्यूट HCl और H2S किसका रिएजेंट है? ग्रुप 2 का। मतलब प्रेसिपिटेट कौन होंगे? ग्रुप 2 वाले। कद्दू को भिंडी से कैसे प्यार हो गया और सब सन्नाटा ही सन्नाटा। तो बेटा जी ध्यान से देखें, बेरियम 2+, जिंक 2+, जिंक 2+ कौन है? ग्रुप 3 वाला, नहीं चल पाएगी बात। बिस्मथ 3+, Fe3+, Fe3+ कौन है? Fe3+ है ग्रुप 3 वाला, नहीं चल पाएगी बात। अच्छा, Hg2+, Bi3+, Hg2+, Bi3+, कद्दू को भिंडी से कैसे प्यार हो गया? तो बेटा जी ये भी है और ये भी है, तो ये तो आंसर होना चाहिए। अब यहां देखना जरा, Cu2+, Pb2+, ये भी है। तो बेटा जी ये सवाल जो था ये मल्टीपल चॉइस करेक्ट था, MSQ था, और इसका आंसर क्या रहा? C और D। समझ में आई बात? पक्का गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? देख लो, सिंपल सा। ग्रुप 2 के आयंस मैंने सिलेक्ट करे और कुछ भी नहीं किया, है ना जी? ठीक है, ओके। अच्छा, ये Ba2+ कौन से ग्रुप का है? Ba2+ कौन से ग्रुप का है? ग्रुप 5 का, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, कन्या बड़ी सुंदर, है ना जी? तो वो भी नहीं आएगा यहाँ पे। तो चलो साहब, यहाँ पे बात हो गई हमारी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर मैं आपको लेके चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ, तो ये बढ़िया सवाल है। इस सवाल को करने के लिए एक इंफॉर्मेशन शायद तुम्हें नहीं पता, तो वो मैं बता देता हूं, अभी बता रहा हूं, तुम्हारे आगे काम आएगी। Ag2S जो होता है वो ब्लैक होता है। ठीक है, ये लैब में जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो समझ में आ जाता है। अभी हमने कहीं पे इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करी सल्फाइड में Ag की, तो मैं बता रहा हूं Ag2S जो है वो ब्लैक है। अब इस सवाल को अटेम्प्ट करो, आगे के लिए इंफॉर्मेशन तुम्हारे काम आएगी। यहां मैंने एक हिंट दे दिया, अब देखना जरा इस क्वेश्चन को। In the following reaction sequence in aqueous solution, the species X, Y and Z respectively are। थायोसल्फेट है, Ag+ से रिएक्शन कर रहा है, क्लियर सोल्यूशन बना रहा है। फिर से Ag+ डल रहा है, Y बन रहा है, व्हाइट PPT। ऑब्वियस सी बात है, जब एक्सेस डलता है तो क्या होता है?
फिर हमने कहा समय के साथ में वो ब्लैक पीपीटी में कन्वर्ट हो जा रहा है। क्या हो सकता है सोचिए, ऑप्शंस आपके सामने हैं। जल्दी से दिमाग लगा दो, बढ़िया सा, जल्दी से, बहुत इजी सवाल है। हाँ जी यार देखो, इस सवाल को करने के लिए ना मुझे लगता है हमें ना ऑप्शन से खेलना चाहिए। हमें क्या खेलना चाहिए? ऑप्शन से खेलना चाहिए। ऑप्शन से खेलते हैं। देखो ऑप्शंस क्या कह रहे हैं। ऑप्शन कह रहा है पहले में कोई कॉम्प्लेक्स बन रहा है, यहां भी कोई कॉम्प्लेक्स बन रहा है, सी में भी, बी में भी और डी में भी। तो मतलब सबसे पहले एक्स तो कोई कॉम्प्लेक्स होगा, है ना जी। अच्छा, अब और एजी प्लस डालेंगे तो एक व्हाइट पीपीटी बन रहा है। अब व्हाइट पीपीटी किसका बनेगा? तो भाई थायोसल्फेट का ही तो बन रहा होगा। थायोसल्फेट का है ना सिल्वर के साथ, तो व्हाइट पीपीटी किसका होता है? तो यहां मुझे याद आना चाहिए कि ये होता है Ag2S2O3 का। किसका होता है? Ag2S2O3 का। तो अगर Ag2S2O3 मैंने यहां सिलेक्ट कर दिया व्हाइट पीपीटी, तो बताओ मेरा ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया जिसमें Ag2SO3 लिखा है, मेरा ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया जिसमें Ag2SO4 लिखा है, मेरा ये ऑप्शन बचा या ये ऑप्शन बचा? यहां से ये दोनों तो रिजेक्ट हो गए। अब सवाल कह रहा है विद टाइम ये व्हाइट पीपीटी किस में कन्वर्ट हो रहा है? ब्लैक पीपीटी में। और ऑप्शंस में देखो Ag2S और Ag, इन दोनों पे तो मैं जा ही नहीं रहा क्योंकि वैसे ही रिजेक्ट कर चुका हूं मैं। Ag2S और Ag, बेचा Ag2S क्या होता है? ब्लैक। ये मैंने हिंट दे दिया, तो ये भी मैच कर गया, ये भी मैच कर गया, समझ ही आ गया, आंसर हो गया। अब ये आंसर कैसे हुआ? एक और लॉजिक सुनो भाई, Ag प्लस का कॉम्प्लेक्स बन रहा है ना, तो इस क्लियर सोल्यूशन में भी सिल्वर जो है वो किस स्टेट में रहेगा? +1 में ही रहेगा। चेक कर लो, सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 में रहेगी, क्योंकि थायोसल्फेट है जो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करेगा। सिल्वर तो +1 ही दिखाता है, +1 में ही रहता है हमेशा। तो यहाँ पे सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर तुम चेक करो तो सिल्वर पे x मान लेते हैं, थायोसल्फेट पे -2 होता है तो 2 है तो 2 × -2, और ओवरऑल पे -3 मान लेते हैं। तो x - 4 की वैल्यू अगर -3 आ गई तो x की वैल्यू +1 के बराबर आ गई क्या? अगर x की वैल्यू +1 के बराबर आ गई तो ये भी चेंज नहीं हुई ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर ये भी चेंज नहीं हुई तो आंसर क्या हो जाएगा? ये। क्लियर है? सारी चीजें ही समझ में आ गई हैं, है ना साहब? तो मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हें Ag2S वाली बात नहीं पता होती, क्या फिर भी तुम सवाल अटेम्प्ट कर पाते? हाँ कर पाते, क्योंकि ये वाली बात तो समझ में आती और ये वाली बात समझ में आती, तो देखो यहां आंसर नहीं आ पाता तुम्हारा उतना ढंग से, या आ जाता। ट्राई करके देखना, ठीक है जी। बाकी Ag2S का हिंट मैंने दे ही दिया था। ओके चलो आगे बात करते हैं। अगर आगे बात करनी है तो इस क्वेश्चन को देखो जरा, ये बहुत आसान सवाल है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो जरा, करना अटेम्प्ट 2018 का क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है जो Mn2+ और Cu2+ के नाइट्रेट सॉल्ट्स को डिस्टिंग्विश करता है? कैसे सोचेंगे बेटा सवाल को? पहले ये आइडेंटिफाई करो कि दोनों किस किस ग्रुप के हैं, फिर आइडेंटिफाई करो ऑप्शन से वहां क्या बातें हो रही हैं और इनके बारे में क्या खास बात आपको पहले से पता है। देखना जरा, द करेक्ट ऑप्शन टू डिस्टिंग्विश नाइट्रेट सॉल्ट्स ऑफ Mn2+ एंड Cu2+ टेकन सेपरेटली आर। मैं थोड़ा फ्रेम से हट जाता हूं क्योंकि ऑप्शंस बड़े बड़े हैं, आपको शायद पढ़ने में दिक्कत आ सकती है। देखिए फिर भी, पहला कह रहा है Mn2+ फ्लेम टेस्ट में ग्रीन कलर देता है, क्या ये डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर हो सकता है? अच्छा सोचते हैं। अगला कह रहा है Cu2+ जो है वो H2S मीडियम में पीपीटी बनाता है और दूसरे मीडियम में पीपीटी नहीं बनाता होगा। अच्छा क्या ये हो सकता है? सोचना पड़ेगा। सी ऑप्शन कह रहा है खाली Mn2+ है जो फेंटली बेसिक मीडियम में H2S के साथ पीपीटी बनाता है, क्या ये सही है? सोचना पड़ेगा। आखिरी कह रहा है Cu2+ से Cu जाने में जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वो हाई है एज कंपेयर टू Mn2+ से Mn जाने में अंडर सिमिलर कंडीशंस। ठीक है साहब, तो आई गेस अगर आप लोगों ने ऑप्शंस पढ़ लिए हैं तो जो बच्चे अच्छे से रिवाइज करके आए हैं, या अगर कोई ड्रॉपर बैच वाला बच्चा ये वीडियो देख रहा है तो उसके दिमाग में पढ़ते पढ़ते ही ऑप्शन बन गया होगा। क्या भाई Mn2+ और Cu2+ में अगर फर्क चेक करना है तो ये है ग्रुप 2 का और ये है ग्रुप 4 का। ये एसिडिफाइड H2S के साथ सल्फाइड बनाते हैं, ये बेसिक H2S के साथ बनाते हैं और NH4OH एक्सेस में लिया जाता है। तो पहली बात तो फेंटली बेसिक नहीं होगा, फेंटली बेसिक तो नहीं होगा, तो ये तो हो गया गलत। ठीक है, ये ऑप्शन सही है क्योंकि Cu2+ जो है वो एसिडिक मीडियम में पीपीटी बनाता है, तो वो बना लेगा और वो नहीं बनाएगा एसिडिक मीडियम में, डिफरेंशिएट कर दोगे आप दोनों सॉल्ट्स को। अच्छा जी, Mn2+ ग्रीन कलर देता है फ्लेम टेस्ट में, तो बेटा Cu2+ भी ग्रीन कलर देता है। और ये कैसे पता चलता है? ये तो हमने याद करा हुआ है, Cu2+ भी ग्रीन कलर देता है, तो ये तो कोई डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर हुआ नहीं। अच्छा डी ऑप्शन,
बेटा ई नॉट Cu2 प्लस से Cu का हाईली पॉजिटिव होता है, जबकि Mn2 प्लस से Mn का नेगेटिव होता है। रिडक्शन पोटेंशियल में डिफरेंस है, रिडक्शन पोटेंशियल में डिफरेंस है, तो यहां से भी हम चेक कर सकते हैं। एग्जैक्टली डिस्टिंग्विशिंग करने के लिए बी ऑप्शन वुड हैव बीन द राइट ऑप्शन, बट ये भी गलत नहीं है, क्योंकि रिड्यूस होने की टेंडेंसी Mn2 प्लस और Cu2 प्लस की अगर अलग अलग है तो आपको समझ में आएगा कि क्या ज्यादा बेटर हो सकता है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट बी हो सकता था, बट हाँ एग्जामिनर ने बी और डी दोनों ऑप्शन लगा दिए, क्योंकि डी से रिडक्शन टेंडेंसी से तो आप चेक कर ही सकते हो ना कि किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। क्लियर है? पक्का? आगे बात करते हैं। अगर आगे बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, और अगला क्वेश्चन देखो, लग बहुत बड़ा रहा है पर बहुत ही आसान है। लग बहुत बड़ा रहा है पर बहुत ही आसान है। देखिएगा एक बार, पढ़िएगा इस सवाल को, पढ़ते पढ़ते ही आंसर आ जाए यार, आई होप। अगर आप अच्छे से पढ़ के आए हो तो, अगर आपको बेसिक चीजें भी थोड़ी ढंग से याद है तो। एक रेड सॉलिड है जो इनसॉल्युबल है पानी में। अच्छा जी, However, it becomes soluble if some more Ki is added to water. बेटा याद करो ये कौन सा था, ये तो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया था। Heating the red solid in a test tube results in liberation of some violet colored fume. जब इसको टेस्ट ट्यूब में हीट करते हैं तो कुछ वॉयलेट कलर की फ्यूम्स निकलती हैं, और ड्रॉपलेट्स मेटल की अपीयर होती है कूलर पार्ट्स पे टेस्ट ट्यूब के। तो रेड सॉलिड कौन सा है? बेटा सीधी सी बात है, देखो वॉयलेट कलर की फ्यूम निकल रही है, सवाल को अटेम्प्ट करने के लिए इतनी बात ही बहुत थी। वॉयलेट कलर की फ्यूम निकल रही है, किसकी होती है? आयोडीन की होती है। आयोडीन की वॉयलेट कलर की फ्यूम होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन ही एक है, बी। और दूसरी बात, ये चीज ऐसे भी समझ आ सकती है कि रेड सॉलिड होता है HgI2, है ना? HgI2 को जब पानी में डालते हैं तो पहले K2HgI4 बनता है, एक्सेस डालते हैं। HgI2 जो बनता है उसको जब एक्सेस में डालते हो K2HgI4 बनता है, जो सॉल्युबल हो जाता है तुम्हारा। जब सॉल्युबल हो जाता है, जब उसको हीट करते हो तो HgI2 की फ्यूम्स निकल गई, तुम्हारी आयोडीन की फ्यूम्स निकल गई है। और बात आ रही है चिपकने की कूल पार्ट ऑफ टेस्ट ट्यूब पे, तो बेटा वो या तो मरकरी कर सकता है, या लेड कर सकता है, या गोल्ड कर सकता है, सिल्वर कर सकता है। तो हमने बोला मरकरी का आयोडाइड सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि आयोडीन की वायलेट वेपर्स हो गई और मरकरी की स्टिकिंग हो गई। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। समझ में आया तरीका? जेई मेंस में आया था ये सवाल 2003 में, ठीक है? अच्छा सवाल पूछ दिया उसने। क्लियर है? बाकी इस सवाल को अटेम्प्ट करने का ऑप्शंस के हिसाब से बेस्ट तरीका तो वॉयलेट कलर्ड फ्यूम्स था, वो देखते ही समझ में आ गया। आयोडीन की वॉयलेट कलर की फ्यूम्स होती हैं, एक ही ऑप्शन है जिसमें आयोडीन है, टिक करो, आगे बढ़ो। ठीक है साहब? अच्छा चलो, अगर ये सवाल भी समझ में आ गया तो यार तुम तो सारे सवाल कर रहे हो। अगर सारे कर रहे हो तो ये बताना जरा, ये वाला कर सकते हैं क्या? बहुत इजी सवाल है, बहुत इजी, काफी इजी। पढ़ो एक बार। सवाल कह रहा है सोडियम सॉल्ट है एक ऑर्गेनिक एसिड एक्स का, एक ऑर्गेनिक एसिड है एक्स जिसका सोडियम सॉल्ट है, जो एफरवेसेंस बनाता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ। बेटा ध्यान से पढ़ लेना ये लाइन, एफरवेसेंस आती है CO2 दिमाग में आता है, पर वो डाइल्यूट H2SO4 में बनता है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में एफरवेसेंस आता है CO और CO2 की वजह से। और ये कब निकलती है? ये निकलती है ऑक्सिलेट आयन के टेस्ट के टाइम। कब निकलती है? ऑक्सिलेट आयन के टेस्ट के टाइम, राइट है? अच्छा, X जो है वो रिएक्ट करता है एसिडिफाइड कैल्शियम क्लोराइड के साथ और व्हाइट पीपीटी देता है, जो डीकलराइज कर देता है एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 को। बेटा पढ़ाई है मैंने आपको ये रिएक्शन एज इट इज। कैसे? सोडियम सॉल्ट मतलब सोडा एक्सट्रैक्ट Na2C2O4, जब इसको मैंने तुम्हें किससे रिएक्ट करवाने के लिए कहा? मैंने कहा इसको CaCl2 से रिएक्ट करवा दो, तो आप कहते थे कि सर CaC2O4 बन जाएगा और NaCl बन जाएगा, आयन एक्सचेंज रिएक्शन। ये जो CaC2O4 था, इसका पीपीटी कैसा है? इसका पीपीटी है व्हाइट। इसका पीपीटी कैसा है? व्हाइट। ये जो व्हाइट पीपीटी आया, मैंने कहा था इसको H2SO4 से रिएक्ट करवाओगे एक बार तो ऑक्सैलिक एसिड बनेगा, और ऑक्सैलिक एसिड को जब KMnO4 से रिएक्ट करवाते हैं तो बेटा KMnO4 है एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, Mn+7। अगर ऑक्सैलिक एसिड ऑक्सिलेट आयन से रिएक्ट करेगा, दैट टू इन एसिडिक मीडियम रिएक्ट करेगा, तो बेटा Mn+7 आपका क्या बना देगा? +2 बना देगा। देखना जरा, Mn+7 तो +2 में चला जाएगा, और ये CO2 में, तो रेडॉक्स से पता है हमें बात। डीकलराइज हो गया ना, पर्पल कलर से आ गया आपका, चेंज हो गया कलर, ठीक है? डीकलराइज हो गया। ऑप्शन क्या बचेगा आपका? ऑप्शन क्या बचेगा भाई? ऑक्सिलेट, ऑब्वियसली। और एफरवेसेंस वाली बात से समझ आ गई थी कि इसके डाइल्यूट HCl में CO और CO2 निकलती हैं, है ना? ठीक है साहब। ओके जी, आगे बात करते हैं। अगर मैं आगे बात करता हूं इसमें, तो अगले क्वेश्चन की तरफ आपको ले चलें, और अगर अगले क्वेश्चन की तरफ आपको ले चलें तो देखना जरा ये क्वेश्चन ध्यान से,
ध्यान से पढ़िए, ध्यान से। जेई मेंस में आया हुआ सवाल, बहुत बढ़िया सवाल, सारी रिएक्शंस आपको बताई हुई है, सारी, एक भी रिएक्शन ऐसी नहीं है जो आपको नहीं पता है। An aqueous solution of a salt X turns blood red on treatment with SCN-। बेटा ये पहली लाइन ही अपने आप में बहुत बड़ा हिंट थी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, पहली लाइन ही, और ऑप्शंस को देख के भी समझ में आ रहा था। देखना, ब्लड रेड, मैंने ये लाइन आपको जब पढ़ाई थी ना तब भी याद दिलाई थी कि आपने दो जगह पढ़ी है, अभी इस चैप्टर में तो मैंने पढ़ाई है, आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में भी पढ़ी हुई है। तो मैंने बोला ब्लड रेड हो जाता है SCN- से ट्रीटमेंट करके, एंड ब्लू हो जाता है ऑन ट्रीटमेंट विद K4FeCN6, ब्लू हो जाता है ऑन ट्रीटमेंट विद K4FeCN6। ऑल्सो ये जो सॉल्ट है ये क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट भी देता है, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट भी देता है। तो बेटा इससे समझ में आ गया क्लोराइड तो होना चाहिए ना वहां, जब तो क्रोमिल क्लोराइड बनेगा। और ब्लड रेड से समझ में आएगा Fe+3 होना चाहिए, वो FeSCN होल ट्वाइस, FeSCN2+ जब बनता था हमने बात करी थी, क्या बात करी थी, हमने बात करी थी भाई साहब वो ब्लड रेड होता है। और ये बात केमिकल इक्विलिब्रियम में ली चैटले प्रिंसिपल के टाइम भी पढ़ के आए थे, बोलो याद आया कि नहीं आया? अगर आ गया, अगर याद आ गया तो फिर तो, और बस जब K4FeCN6 से रिएक्ट करता है तो प्रूशियन ब्लू का सोल्यूशन बनाता है। तो बेटा हर जगह से समझ में आ रहा है Fe+3 होना चाहिए। अब Fe+3 के दो ऑप्शन है, नाइट्रेट या क्लोराइड, तो वो क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट ने आगे एंड में गवाही दे दी कि वो तो क्लोराइड ही होना चाहिए। बन गई बात, ऑप्शन क्या हो गया? FeCl3। जिनको याद नहीं आया वो देख लें जरा। बेटा FeCl3 जो होता था वो K4FeCN6 के साथ तुम्हारा क्या देता था? प्रूशियन ब्लू का पीपीटी, एक्सेस डाल दोगे तो उसका सॉल्यूशन दे देता था। और जब थायोसाइनेट से रिएक्ट करता था तो तुम्हारा क्या देता था? FeSCN2+, जिसका कलर कैसा होता था? ब्लड रेड। बातें करी हुई हैं सारी हमने, है ना जी? अगर ये बात करी हुई है तो बस ये सवाल अटेम्प्ट करना कोई मुश्किल काम थोड़ी था, बहुत इजी सवाल था ये तो, राइट? समझ में आई क्या बात? बताओ, आसान था ये तो? अगर ये आसान था, अगर ये चीज समझ में आई तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलो जरा, ये वाला देखो, पढ़ना जरा। ये सवाल आई एम डाउटफुल आपसे हो पाएगा, बिकॉज अगर आपने नोट्स अच्छे से सुने होंगे, अगर मेरी कोई एक बताई हुई बात तुम्हें याद होगी तो फट से हो जाएगा, नहीं तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है इस सवाल में। देखते हैं, मेंस का सवाल है, होना तो चाहिए। अ पिंक कलर्ड सॉल्ट टर्न्स ब्लू ऑन हीटिंग, द प्रेजेंस ऑफ विच कैटायन इज मोस्ट लाइकली। तो बेटा पिंक कलर का सॉल्ट शुरुआत में कौन सा होता है ये सोचना है तुम्हें, बस इतनी सी बात समझ में आ गई तो काम बन जाएगा। फिर तुम्हें ग्रुप भी पहचानना है, जब भी तो सोचोगे पिंक कलर कहां पढ़ते थे। तो बेटा जी आप देखो ध्यान से, आप पढ़ते थे ग्रुप 4 में जब कोबाल्ट पढ़ते थे तो आप हाइड्रेटेड क्रिस्टल का मैंने आपको कलर बताया था, मैंने कहा था कोबाल्ट का जो हाइड्रेटेड क्रिस्टल होता है, हाइड्रेटेड सॉल्ट जो होता है उसका कलर होता है रोजी रेड या पिंक। पिंक आ गया, और वो जब आप हीट करते हो तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल जाते हैं। आप बोलते थे, जब मैंने आपको बताया था तो मैंने ये बताया था कि COCl2.6H2O जो है इसका कलर बेटा पिंक होता है या फिर रोजी रेड होता है। अब जिसको मैं जब हीट करूंगा तो पानी के मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, COCl2 बच जाएगा और इसका कलर कैसा हो जाता है? ब्लू। यही तो सवाल है, कोई हाई फाई रिएक्शन ही नहीं है यार, सिर्फ सवाल है इतना सा। पानी निकाला है, पिंक से ब्लू पहुंच गए, कौन सा कैटायन? CO2+। देख लो यार, याद नहीं है तो COCl2 ब्लू हो जाता था, कोबाल्ट के सल्फाइड लेके चलते थे हम, और अगर हाइड्रेटेड है तो मैंने बता दिया आपको वो पिंक होता है। और ये बताया भी था मैंने उस टाइम पे, निकल का कैसा होता है और कोबाल्ट का कैसा होता है ना? ठीक है साहब, आसान था ये क्वेश्चन, कुछ करना ही नहीं था इसमें तो। अगर याद थी चीज तो एक बार में टिक हो गई। तो बेटा यही फायदा होता है, अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की चीजें बढ़िया तरीके से दिमाग में याद हैं तो सवाल करने में 15 सेकंड भी ज्यादा हैं, टिक ही करनी है बात बस। पर अगर चीजें याद नहीं है तो फिर तुम्हारी मर्जी है, तुम आधे घंटे बैठे रहो, अचानक से कोई आविष्कार तो होगा नहीं जो तुम्हें याद दिलाएगा चीजें, राइट? कर लेंगे ना? ठीक है साहब, अगर ये कर लोगे तो बेटा अगले सवाल पे चलते हैं, और अगला सवाल है कुछ ऐसा, अगला सवाल है कुछ ऐसा, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? बताइए कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, यह आपको बताना है। सोचो कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, यह आपको बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, जो बात अभी मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि एक चीज का जिक्र बार बार आ रहा है, बार बार, वही चीज तुम्हें यहां हेल्प करेगी। भाई देखो सीधी सी बात है, Cu2+ आयन चॉकलेट ब्राउन पीपीटी देता था K4FeCN6 के साथ, ये बात मैंने बड़े हाईलाइटिंग के साथ बताई थी तुम्हें। चॉकलेट ब्राउन की हमने बात की थी, चॉकलेट ब्राउन की रिएक्शन थी कैसी, दिखा भी देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई
हमने पूरे 2A का कंफर्मेटरी टेस्ट यहाँ पे लाया हुआ है तुम्हारे लिए, ये देखो ना, यही तो थी रिएक्शन। CuSO4 K4 एफिशिएंसी के साथ ये देता था और इसका कलर कैसा होता था, चॉकलेट ब्राउन पीपीटी होता था। करी थी बात हमने, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। अगर ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि तुम्हारे पास ये चॉकलेट ब्राउन पीपीटी देता है तो दिस इज करेक्ट। अच्छा जी, पर हमारे लिए सही आंसर फिर ये नहीं है क्योंकि हमें तो इनकरेक्ट बताना है। अच्छा, Cu2 plus and Ni2 plus give black PPT with H2S in the presence of HCl solution। बेटा डाइल्यूट HCl और H2S के प्रेजेंस में 100 बार बात कर चुके हैं आज की क्लास में। ग्रुप 2 वाले पीपीटी बनाते हैं, ग्रुप 4 वाले पीपीटी नहीं बनाते। जबकि Cu2 प्लस क्या है, ग्रुप 2, और Ni2 प्लस क्या है, ग्रुप 4। तो क्या Ni2 प्लस पीपीटी बनाएगा? नहीं बनाएगा। तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, इनकरेक्ट, क्योंकि ये स्टेटमेंट तो कह रहा है कि पीपीटी बनाएगा। सवाल सॉल्व। आगे देखो फिर भी, फेरिका एंड ब्लड रेड सोल्यूशन, यार अभी अभी बात करी थी FeSCN2+ की, करी थी कि नहीं करी थी? हो जाएगा ये तो, ठीक है जी। Cu2 प्लस सॉल्ट गिव रेड कलर बोरेक्स बीट टेस्ट इन रिड्यूसिंग फ्लेम। बेटा ये मैंने बोरेक्स बीट टेस्ट में तुम्हें ट्रिक बताई थी ना एक, क्या ट्रिक बताई थी? सोचो, मैंने ट्रिक बताई थी आपको, वो क्या बताई थी? भोलू गोलू रन कैनेडा। तो रन क्या था, रिड्यूसिंग फ्लेम वाला ही तो था। कोल्ड के अंदर क्या कलर आता था कॉपर आयन के लिए? रेड आता था। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। अगर ये भी बिल्कुल ठीक है तो तुम्हारे पास में सही आंसर क्या है? सही आंसर इस सवाल का क्या है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? बी वाली। तो बेटा ये देखो, ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। H2S वाले सारे जो सल्फाइड्स हैं उनके बारे में तुम्हें सारे टेस्ट, सारी जानकारी अगर हो तो तुम मैक्सिमम सवाल निकाल दोगे। तुम्हें देख के ये समझ आ रहा है कि ग्रुप 2 पे ही मैक्सिमम भरा हुआ है सब कुछ। क्लियर है? ये बात मैं पहले भी बता रहा था जब मैंने 2A और 2B के कंफर्मेटरी टेस्ट इतने सारे बताए थे, पर अब तुमने खुद जेई के सवाल देख लिए, आई गेस आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया होगा। ठीक है ना? तो बेटा इसके साथ हमारा सॉल्ट एनालिसिस का प्रैक्टिस सेशन होता है ओवर। हम लोगों ने बेटा पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी, बहुत मन से पढ़ी, अच्छे से पढ़ी, मजा आया पढ़ाने में आप लोगों को। ठीक है, आई होप दिस थिंग विल हेल्प यू इन योर एग्जाम। ऑल द वेरी बेस्ट आपके जेई के लिए, जेई मेंस के लिए, जेई एडवांस के लिए। मिलते रहेंगे समहाउ किसी ना किसी तरीके के थ्रू। अभी आप लोगों का केमिस्ट्री का आगे का पार्ट शुरू हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर फिजिकल शुरू करिए, सर ऑर्गेनिक शुरू करिए। कुछ बच्चे बोल रहे हैं फिजिकल करो, कुछ बच्चे कह रहे हैं ऑर्गेनिक करो। तो बेटा आप लोग चिंता मत करो, अपना टारगेट क्या है? अपना टारगेट आपके प्री बोर्ड या बोर्ड नहीं है, अपना टारगेट है जेई का एग्जाम। और उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग पहले से करी जा चुकी है कि किस चीज के बाद क्या आने वाला है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, है ना? अपन जेई के पर्सपेक्टिव से चल रहे हैं और जेई का एग्जाम फोड़ के आएंगे। क्लियर है? प्री बोर्ड री बोर्ड जैसे भी आ रही हैं चीजें, अब वही वाली बात है, आधे बच्चे फिजिकल चाह रहे हैं, आधे ऑर्गेनिक चाह रहे हैं। तो सबके कन्वीनियंस के हिसाब से तो नहीं हो पाएगा। जो प्लानिंग हो चुकी है उस तरीके से आपके पास अगले सेशंस पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो बेटा सेशन हम लोग खत्म करते हैं। उससे पहले जाते जाते तुम लोगों को बस मैं इतना ही बोलूंगा कि बेटा अपनी पढ़ाई बहुत बढ़िया तरीके से करो यार, पूरी मेहनत के साथ लगे रहो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से प्लीज मत डरो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को प्रैक्टिस करो। हर सवाल को देख के ना दिमाग में आना चाहिए कि यार ये मेरे से कैसे नहीं होगा, क्या मेरी नॉलेज में कमी है कि मेरे से सवाल नहीं बनेगा। ठीक है ना? मेहनत में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, और अगर आप मेहनत कर रहे हैं बेटा तो फिर रिजल्ट आने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है? बच्चों को आदत होती है किताबें इकट्ठी कर लेते हैं, बहुत सारी मटेरियल इकट्ठा कर लेते हैं बहुत सारा, इतनी सारी किताबों का लंप लग गया है, सॉल्व एक भी नहीं हो पा रही है। तो वो सब में नहीं जाना, अपन को सेलेक्टिव स्टडी करनी है, अच्छा पढ़ना है, बढ़िया पढ़ना है, कम पढ़ो पर क्वालिटी पढ़ो। ठीक है? वो इतनी सारी चीजें इकट्ठी करने की जरूरत नहीं है। तो उसी के लिए जाते जाते 2 लाइन बताता हूं आपको। बेटा मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अपना हौसला बिल्कुल दृढ़ रखना है, बहुत सारी चीजों के पीछे नहीं भागना है, सिलेक्टिव पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, फोड़ के आएंगे। ठीक है साहब? चलो, थैंक यू सो मच। केशव जाजू साइनिंग ऑफ। बाय बाय।